चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। पांव दिया चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पग चल के ठहर गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। दोस्तों चलते रहना है, चलते रहना है फास्ट, तभी रहेंगे फर्स्ट। लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं कि तेज दौड़ो, फास्ट का मतलब है कि सोचो तेज, ऑब्जर्व करो तेजी से, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। रुकना तो हमने सीखा ही नहीं और रुकना तो है भी नहीं। चलने का नाम ही जिंदगी है और चलते ही जाना है। आज मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में, जो आपके एक्चुअल जो मॉडल हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरा काम सिर्फ YouTube पे आके आपको कुछ चीजों को बताना नहीं, बल्कि आपको एक सही रास्ते पे लाना और सही मार्गदर्शन देते रहना है। किसी भी चीज की कीमत तभी पता चलती है जब उन चीजों को के लिए आपने प्रयास किया है। अगर बिना प्रयास किए अगर आपको कोई चीज प्राप्त होता है, उसकी कीमत आप ताउम्र नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट बनता कैसे है, बनाते कैसे हैं, इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको आज का क्लोज टेस्ट जो दिखा रहा हूं, ये आपको बनाना है और वहां तक पहुंचे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लोज टेस्ट बनाने के लिए एक ग्रामर का समझ, शब्दों का समझ और एक अच्छा रीडिंग स्किल्स, जिसमें आप चीजों को रिटेन करके रखें, शब्दों को सही तरीके से पिरोएंगे तब जब आप उस क्लोज टेस्ट के विषय वस्तु को अच्छे से समझेंगे। आगे पीछे के कॉन्टैक्ट वर्ड्स यानी ब्लैंक के आगे पीछे के वर्ड्स ही आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें देखना कभी नहीं भूलना है। विषय वस्तु को समझना हमारी प्रथम प्राथमिकता में से होनी चाहिए। तीसरा चीज कि इसके लिए जो क्लोज टेस्ट में जो फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं और जो शब्दों का जो एक्चुअल यूसेज हमें आना चाहिए, जैसे शब्दों का एक्चुअल यूसेज के बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। आज से जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो क्लोज टेस्ट के साथ साथ फ्रेजल वर्ब को मैं बताऊंगा। क्या होता है कि कभी कभी एक वर्ड से कई फ्रेजल प्रीपोजिशन और एडवर्ब पार्टिकल लगा के आप बनाते तो हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन उसके इसेंस को नहीं समझते। तो हमारा काम है कि वो हर एक चीजों पे फोकस करूं और आपको उन सब चीजों पे वर्कआउट करना है ताकि हम कम समय में अपने चीजों को प्राप्त करें। आप सबसे पहले क्लोज टेस्ट देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको देखने के बाद आप इसको बनाएंगे और इसमें क्या चीजें जरूरी है वो चीजों को मैं अभी आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। पहले इन क्लोज टेस्ट को देखिए। तो देखना यह है कि जो क्लोज टेस्ट हम बना रहे हैं, क्यों मैं बार बार कहता हूं कि क्लोज टेस्ट बनाना जरूरी है। अगर तुम एक महीना मेरे साथ अगर क्लोज टेस्ट बनाओगे रेगुलरली, तो एक महीना में पूरे तरीके से आपका परफॉर्मेंस इतना सुधर जाएगा, इतने अच्छे पोजीशन में आप आ जाएंगे कि आप कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे अब एरर में दिक्कत है और फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत है या पैसेज में दिक्कत है। कंप्लीट ग्रोथ का पैकेज है क्लोज टेस्ट मेरे दोस्त। अगर क्लोज टेस्ट हमने अच्छा कर लिया ना तो ये जग जीत लिया। अब क्लोज टेस्ट बनाने के जो पैटर्न्स हैं उसको ध्यान से देखो। जैसे ये यहां से जितने भी चीजें हैं, इसमें एक आइडिया सेंटेंस होगा या एक आइडिया सेंटेंस हम कहते हैं जिससे पूरा पैसेज का आइडिया मिल जाए, या फिर आप ये समझिए कि कौन सा चीज की चर्चा हो रही है जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं इस वाक्य इस पैसेज में, वही हमारा थीम है, वही हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो इस सब्जेक्ट मैटर को पहले देखना है कि जो पैसेज लिखा गया है उस किस विषय वस्तु पे, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका थीम क्या है। और दूसरा ध्यान रखना है कि हमें आगे पीछे के वर्ड्स को देखना कभी नहीं भूलना है। आगे पीछे के वर्ड्स ही हमें हेल्प करेगा और सब्जेक्ट मैटर पे जो आपने पकड़ बनाया है वो हेल्प करेगा। आप ये मत सोचो कि कितना टाइम लगेगा, आपको मैं ये पूरा टाइम दे रहा हूं कि आज आप बनाओ, मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज आपको मौका मिलना चाहिए।
मैं बस इतना कहूंगा कि जिस रास्ते पे मैं लेके चल रहा हूं आप बस चलने के लिए तैयार रहो। यहां पढ़ो आराम से वाक्यों को कि आफ्टर, मैं आपको आंसर आज नहीं देने वाला हूं, मैं बस समझा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। आफ्टर मंथ्स ऑफ कोल्डर वेदर, अब यहां पे जो पहला जो कॉमा के पहले जो चंक है इसमें कहा जा रहा है कि महीनों के बाद, जो ठंडी मौसम का महीना बीतने के बाद दिन लंबे होते जाते हैं और बर्ड्स मतलब कहते हैं कलियां, पेड़ में कलियां आ जाती है। और यहां देखो सीरीज बन रहा है, ये चिड़ियां गाती है और वर्ल्ड ग्रीन ड्रेस पहनता है। स्प्रिंग पासेज, स्प्रिंग गुजर जाता है, समर आ जाता है। सबको पता है कि समर ज्यादा दिन तक रुकेगा नहीं। द पावर ऑफ ऑल द वाइजेस्ट मैन एंड वुमन इन द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी बुद्धिमान से बुद्धिमान औरत और मर्द हों वो इसको रोक नहीं सकता हम लोगों के लिए। ये अपने आप सब चीजें चलती रहती है। कॉर्न राइप हो जाता है और लीव्स ब्राउन हो जाता है और वह जमीन पे गिरने लगता है और दुनिया ये जो पहले वाले जो ड्रेस हैं उसको छोड़ देता है, ग्रीन ड्रेस को, और फिर वो ऑटम वाला कलर्स पहन लेता है। तो ये पूरा विषय वस्तु में हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मौसम बदलता है, जो सीजन बदलता है, उस पे किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता है। अब ये विषय वस्तु जानने के बाद हमें यहाँ देखिए जरूरत पड़ रहा है फॉल ऑफ, पुट ऑफ, टेक ऑफ, कम आउट, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। लुक्स आफ्टर, पुट्स ऑन, कैरीज ऑन, कम्स राउंड, ये सब हमारा फ्रेजल वर्ब है। प्रीपोजिशन कौन सा लगाएं, इनमें से कौन सा वर्ब लगाएं, इनमें से कौन से ग्रामेटिकल वर्ड्स जो हैं इनका हमें यहाँ यूज करना है। तो इसके लिए आगे पीछे के कॉन्टेक्ट वर्ड्स और सबसे जरूरी है कि विषय वस्तु का पकड़। आप इसको आज कोशिश करो, मैं इसका जवाब कल दूंगा। मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आप ये समझना शुरू करें कि हमें किन चीजों पे मेहनत करने की जरूरत है। हम फ्रेजल वर्ब्स वोकैब्स में मेरे हिसाब से ना 3 चीजों को ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। फ्रेजल वर्ड्स को समझना चाहिए जो आपके क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा आता है, एरर्स में आता है, इंप्रूवमेंट में भी आता है और इसमें आपका हाथ बिल्कुल तंग है। दूसरा, शब्दों का फॉर्मेशन सीखना चाहिए कि कैसे शब्द रूट से बनते हैं। तीसरा, शब्दों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि शब्द का यूज हम कैसे करें। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं कि एक एक वर्ड्स का यूजेस पढ़िए कि अवेंज और इवेंज में फर्क क्या है। इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। अगर इन चीजों को समझते हैं सही तरीके से तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इनको मैंने इसलिए आज रखा है कि ताकि मेरे बातों को आप समझें कि फ्रेजल वर्ब में कुछ फ्रेजल वर्ब्स को याद करने से आपका कोई काम नहीं बनने वाला है। काम तो तब बनेगा जब फ्रेजल वर्ब्स के एक्चुअल एसेंस को आप समझने लगेंगे। तो अब इनको बनाने के बाद मैं कल आपसे बात करता हूं और तब तक मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बता रहा था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसके साथ। थैंक यू। सही दोस्तों, क्लोज टेस्ट एक ऐसा मीन्स, एक ऐसा साधन है जिसमें आपका ओवरऑल इंग्लिश का ग्रोथ होता है। आप बस कुछ दिनों तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए आपके मन में जो बातें आती है वही बात सभी के मन में आती है। अगर कोई चीज मुश्किल है तो लगता है कि चलो छोड़ते हैं, आसान चीज ग्रैब करते हैं, लेकिन जो लोगों के मन में ये बातें आती हैं वो सफल कहाँ होते हैं। तो आप उनके भीड़ से बाहर निकल के आप हमेशा सोचने का प्रयास करिए आंख खोल के कि हमें चाहिए क्या। ये क्लोज टेस्ट देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे कोई भी एक वर्ड मैं उठाता हूं, जैसे कोई एक वर्ड है टेक, राइट, एक टेक वर्ड है, या यहां पे मैं पुट रखता हूं, या यहां पे मैं गिव रखता हूं, या यहां पे मैं कैरी रखूं, या इस तरह से ब्रिंग रखूं, या कोई भी वर्ब मैं यहां पे रखूं। और इस वर्ब के साथ अगर मैं कोई प्रीपोजिशन लगाता हूं, जैसे ऑन लगा दिया, या इसके साथ मैं कोई एडवर्ब लगा दूं, तो एक ये हो गया हमारा वर्ब का बेस फॉर्म और उसके बाद हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं प्रीपोजिशन। तो ये दो वर्ड जब मिल जाएंगे ना तो ये काम करेगा हमारा, ये फ्रेज बन जाएगा। चाहे ये दो वर्ड्स एक वर्ब और प्रीपोजिशन मिल जाए या वर्ब
और एक कोई एडवर्ब पार्टिकल मिल जाए, तो ये दो वर्ड जब भी बनता है ना तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब। आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए ही है ये। तो अगर कोई एक वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो बेस फॉर्म है किसी भी वर्ब का, उसके साथ हम ये ऑन या अप या कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल लगाते हैं तो एक और एक दो शब्द मिल गया, इसको हम कहेंगे फ्रेज, इसको हम कहेंगे फ्रेज। और कोई भी शब्द हो या फ्रेज हो वो डिसाइड होता है उसके फंक्शन पे। तो फ्रेज अगर ये है और ये काम अगर करे वर्ब का, अगर ये वर्ब का काम करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर ये फ्रेज है और काम कर रहा है वर्ब का तो हम इसे कहेंगे फ्रेजल वर्ब, इसे हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। यानी कोई भी शब्द और कोई भी फ्रेज ये जो है ना डिसाइड करने वाला जो होता है उसका फंक्शन होता है। तो ये जो है टेक के साथ ऑन लगेगा या अप लगाएं या डाउन लगाएं या इन लगाएं या अगेंस्ट लगाएं या आफ्टर लगाएं या इनटू लगाएं, तो जो भी हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो प्रीपोजिशन लगने से इसका मीनिंग में क्या चेंज होगा ये कुछ याद करने की चीज नहीं है, यही हमें नहीं करना है। जैसे आप सिंपली जानते हैं कि टेक ऑफ बोल दिए तो फ्लाइट्स, हवाई जहाज का उड़ना हो गया। अगर हम यहाँ पे टेक ऑन बोल देते हैं तो कंपीट करना हो जाता है। अगर हम टेक आफ्टर बोल दें तो रिजेंबल करना हो जाता है। ये जानना चाहिए, लेकिन इसके अलावे इसके जो मल्टीपल फंक्शंस हैं जो आपको समझने पे, अगर एक वर्ड को समझेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। तो मैं फ्रेजल वर्ब तो कल से बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि फंक्शन के हिसाब से कोई वर्ड डिसाइड करते हैं। जैसे कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है, अगर ये हमारा वर्ड अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है तो हम इसे नाउन कह देते हैं या प्रोनाउन कह देते हैं, है ना। फंक्शन को देखते हैं। अगर कोई शब्द, अगर कोई फ्रेज है, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे भी हम नाउन फ्रेज कह देंगे। अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला शब्द है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और फ्रेज अगर ऐसा काम करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगर कोई एडवर्ब है जो किसी भी एक्शंस वर्ब के विशेषता को बता रहा है तो वो हमारा एडवर्बियल वर्ड हो जाएगा। तो अगर कोई फ्रेज ऐसा कर रहा है तो वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। अगर कोई प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, किसी नाउन से संबंध दिखाने का काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल वर्ड है, तो वैसे ही कोई फ्रेज अगर प्रीपोजिशन का काम करे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जो काम हमारा शब्द करता है वही फ्रेज करता है। लेकिन कोई शब्द हम याद नहीं करते, बल्कि उसके काम को, फंक्शन को देखते हैं और बताते हैं कि देखो फंक्शन के अनुसार ये नाउन हुआ, फंक्शन के अनुसार ये एडजेक्टिव हुआ, फंक्शन के अनुसार ये एडवर्ब हुआ और फंक्शन के अनुसार ये प्रीपोजिशन हुआ। फंक्शन के हिसाब से उसी तरह से नाउन फ्रेज हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। कोई शब्द अगर वर्ब का काम कर रहा है तो वर्ब हुआ, और अगर कोई फ्रेज वर्ब का काम कर रहा है तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। तो ये वर्ड और फ्रेज दोनों ग्रामेटिकल पार्ट्स, जो नाउन प्रोनाउन काम करता है वही काम फ्रेज करता है। लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, ये चार चीजों से मिलकर ही अंग्रेजी का निर्माण होता है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये वर्ब है, तो अगर हम वर्ब बोल रहे हैं तो इसको किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। चाहे तो इसको टेक ऑन अगर बोल रहे हैं तो इसको V1 में लिखिए, या अगर हम यहाँ पे V2 लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, V3 में लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, V4 यानी ये वर्ब ही तो है, तो ये टेकिंग ऑन बोलो या टेक्स ऑन बोलो, V1, V2, V3, V4, V5 किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे, इसका काम जो है वर्ब का ही है। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ, सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको मैं बात करूंगा और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों मिला के मैं कल से बात करूंगा। आप खुद देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि ही लिव्स अ कैट एंड डॉग लाइफ, तो इस एग्जाम्पल में एक फ्रेज है, ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और अ कैट एंड डॉग लाइफ ये हमारा फ्रेज हो गया। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो यहाँ पे कैट एंड डॉग लाइफ जो हुआ, ये आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये फ्रेज हमारा नाउन नहीं है? बिल्कुल है। वह क्या जीता है? एक जिंदगी। कैसी जिंदगी? कुत्ते बिल्ली वाला, यानी कलापूर्ण जीवन।
यानी ए आया है यहाँ लाइफ के लिए और कैट एंड डॉग उसका विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, दो नाउन अगर एक साथ है तो पहला एडजेक्टिव होता है, वो डिग्री वाला नहीं होता है, वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहलाता है। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव वो होता है जिसका डिग्री नहीं हो सकता। तो ये कैट एंड डॉग लाइफ, एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटरमिनर प्लस नाउन, वो नाउन फ्रेज का काम करता है। तो ये हमारा जो फ्रेज है ये हमारा नाउन फ्रेज है। इसको हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये जो काम यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, काम के हिसाब से हम तय कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो आप बताइए, यहां पे भी मैंने एक फ्रेज यूज किया है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये बताइए कि ये कैट्स एंड डॉग्स किसके लिए आया है वाक्य में? काम देखिए, ये आया है मेन वर्ब के लिए। बारिश हो रही है, हैपनिंग एस्पेक्ट है, कैसे हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स बोलिए या हेवली बोलिए। अगर हम हेवली बोल रहे हैं, ये हमारा एडवर्बियल वर्ड हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि जैसे कोई वर्ड जो काम करता है किसी पार्ट ऑफ स्पीच का, उसी तरह से हमारा जो फ्रेज है सेम फंक्शन करता है। उन फंक्शन को ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि हिज बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवास्टेशन, अगर हम यहां पे बोल रहे हैं कि हिज बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवास्टेशन, तो आप यहां पे देखिए और समझिए कि हिज बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवास्टेशन। इस वाक्य में भी मैंने एक फ्रेज लिखा है। क्या वो फ्रेज हमारा नाउन है, क्या वो फ्रेज हमारा एडजेक्टिव है, या फिर वो फ्रेज हमारा कुछ और है? तो कोई भी फ्रेज है और लास्ट में प्रीपोजिशन है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होगा। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, काम वैसा ही करेगा जो प्रीपोजिशन करता है, नाउन से संबंध दिखाना। तो प्रीपोजिशन के आगे नाउन होना चाहिए, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर मैं यहां पे कहूं, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि माई प्रपोजल इज ऑन द कारपेट, अब यहां पे देखिए ये जो लिखा है फ्रेज, इसमें भी ये फ्रेज है। तो ये जो फ्रेज है क्या काम कर रहा है? यहां देखिए, माई प्रपोजल इज ऑन द कारपेट, मेरा प्रस्ताव क्या है? ऑन द कारपेट है। ये लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है? वैसे मैं बता दूं कि प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला फ्रेज अगर प्रीपोजिशन पे समाप्त नहीं है तो वो आइदर एडजेक्टिव है या एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब के लिए तो आ नहीं रहा है, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो जैसे एडजेक्टिव फ्रेज होता है हमारा, इसमें देखा कि एडवर्बियल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ही इज डेड ब्रोक, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं। ही इज डेड ब्रोक, ये किसका गुण बता रहा है? ये गुण बता रहा है इसका, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। समझ रहे हैं? तो वैसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज टेकिंग ऑफ एज ही इज गेटिंग लेट, तो अब यहां पे अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए ये कौन सा फ्रेज है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है, दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ब और प्रीपोजिशन है, हमारा फ्रेजल वर्ब है। और जरूरत के हिसाब से हमने फॉर्म बदला है, इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात जो शब्द हैं वही फ्रेज हैं। मैंने क्लोज टेस्ट आज आपको इसलिए दिखाया है कि ताकि आप ये समझें कि हमें फ्रेजल वर्ब जानना होगा, समझना होगा। क्योंकि जैसे मैंने टेक ऑफ लिखिया, तो टेक ऑफ का मतलब है जल्दी से जगह खाली करना, जल्दी से जगह को छोड़ना। यही मैं अगर बोल दूं कि फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ, यानी कि फ्लाई करने। अगर हम कह रहे हैं आपका गाना तो बड़ा जल्दी जल्दी हिट हो रहा है, एकदम फ्लाई कर रहा है, योर सॉन्ग इज टेकिंग ऑफ, पॉपुलर हो रहा है, तो वर्ड एक है, आप एक याद करते हैं कि टेक ऑफ मतलब उड़ना होता है, यूसेज तो हजारों हैं। तो उनके इसेंस को समझे बिना इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, इनसे हम फायदा नहीं उठा सकते। और एजुकेशन वही जो सोच बदल दे, जो आपके जीवन में हर चीजों में पॉजिटिव बदलाव लाए, वही एजुकेशन होता है। ऐसे ही एजुकेशन को प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने YouTube का सहारा लिया है, और आप और हम दोनों मिलके चीजों को बहुत आसानी से बदल देंगे बहुत कम समय में। श्याम शर्मा, मुखर्जी नगर, दिल्ली।